नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण में समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हिंदी भाषा से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा। समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों यानी शब्दों के मेल मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है। तो यहाँ पर जो पद है और शब्द एक ही चीज होते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। यानी एक पद ये दूसरे इसके साथ मिला दिया तो ये समस्त पद बन जाता है और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये दोनों के जुड़ने से समस्त बन जाता है और समस्त पद बनने की जो प्रक्रिया है उसका नाम समास है। और जब समास हो जाता है तो जो बीच की जो शब्दों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं, कुछ शब्द होते हैं या कुछ अवयव होते हैं और जैसे इनका लोप हो जाता है। लोप यानी छुपना, मिटना। समास की कुछ विशेषताएं हैं कि समास दो पदों का योग होता है। समास कितना? दो पदों का योग होता है। दोनों पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं। इससे क्या होता है? दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है और दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं और ऐसा भी आता है कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों मिलकर किसी और की विशेषता को प्रकट करते हैं। कई बार जो विद्यार्थी हैं उसमें संधि और समास में जो परिवर्तन है वो नहीं जान पाते, उसमें उनको डाउट हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि समास दो पदों का योग होता है जबकि संधि क्या होती है? दो वर्णों का योग होता है। जब दो वर्णों का योग होता है तो संधि होती है, जब दो पदों का योग होता है तो समास होता है। और जो दो वर्ण होते हैं वो भिन्न भिन्न पदों के होते हैं, अतः संधि होने पर दो वर्णों के योग से दो पद भी मिल जाते हैं। इस प्रकार समास वाले पदों में संधि और संधि वाले पदों में समास हो सकता है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर एक देखिए पीताम्बर दिया हुआ एक शब्द, इसमें दो पद हैं, एक पीत एक अंबर। अगर हम इसकी संधि करेंगे तो पीत जमा अंबर पीताम्बर बन जाएगा। अगर हम समास करेंगे इसका तो आएगा पीत है जो अंबर यानी पीताम्बर। तो यहां पर कह सकते हैं कि समास वाले पदों में संधि हो सकती है और संधि वाले पदों में समास हो सकता है। संधि के में वर्णों को तोड़ने की जो क्रिया है उसको विच्छेद कहते हैं और समास में पदों की तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि समास का विपरीतार्थक शब्द क्या रहेगा? तो समास का विपरीतार्थक शब्द विग्रह रहेगा। समस्त पद और समास विग्रह। जब दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को हम समस्त पद कहते हैं, यानी एक पद ये और दूसरा पद ये जोड़ता है तो ये समस्त पद बन जाता है। जैसे कि राजमार्ग, दशानन, राजपुत्री और यथाशक्ति। जबकि समास विग्रह दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को पृथक करना, अलग अलग करना, तोड़ना, वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि माता पिता ये समस्त पद है, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा माता और पिता। राजमार्ग का बन जाएगा राजा का मार्ग। तो समास हमने देख लिया और समास विग्रह देख लिया। अभी हम समास के प्रकार देखेंगे। समास के कितने भेद हैं? तो समास के हम मुख्यतः इस वीडियो में 6 भेद की चर्चा करने वाले हैं। कई और भी भेद होते हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जिन बच्चों को दृष्टि में रखकर ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम अविभाव समास, फिर द्वंद्व समास देखेंगे, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अविभाव समास। जिस समास में जो पहला पद यानी प्रथम पद अवयव होता है, अवयव क्या होता है? अविकारी शब्द होता है
और जो उत्तर पद के साथ मिलकर, यहां एक चीज ध्यान देने की है, पहला पद पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और फिर जो मिलकर जो बना है उसको हम समस्त पद कहते हैं। तो यहां पर जो पूर्व पद है, पूर्व पद अवयव होता है, अवयव होता है, और दूसरे उत्तर पद के साथ मिलकर, ये दोनों मिलकर, तो इसको समस्त पद को भी क्या है, अवयव बना देते हैं, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। यहां देखें जैसे आमरण, आमरणी मरण पर्यंत, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, साफ साफ, बिल्कुल साफ। तो यहां पर जो पूर्व पद होता है, इसमें यह चीज ध्यान रखने की है कि पूर्व पद अवयव होता है, अवयव यानी अविकारी शब्द होगा, और दूसरे पद के साथ मिलकर यानी उत्तर पद के साथ मिलकर पूरे पद को, समस्त पद को भी अवयव ये बना देता है। नेक्स्ट द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में बीच में जो विग्रह के लिए और, तथा, अथवा या इन योजक शब्दों का प्रयोग होता है। योजक मतलब जोड़ने वाले। किसको जोड़ने वाले? पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने वाले शब्दों को योजक शब्द कहा जाता है। दूसरी बात ध्यान देने की है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहां देखेंगे जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये देखिए, और जो योजक शब्द है वो यहां पर प्रयोग हुआ है। नमक मिर्च, नमक और मिर्च, कृष्ण बलराम, कृष्ण और बलराम, नर नारी, नर और नारी, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो यहां पर ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से योजक चिन्ह है? और है, तथा है, अथवा है या है। और ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यही पहचान द्वंद्व समास की है। तो इसमें कई बार छोटे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। तो आपने ध्यान रखना कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और जो किसी समुदाय की सूचना देता हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह कि किसी समुदाय की सूचना देता हो, जैसे कि पंचवटी, पहला पद क्या है? 5, त्रिलोक 3, चौराहा 4, अष्टादशी 8, पंचतत्व 5, नवग्रह 9। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाचक है। पंचवटी 5 वटों का समूह, समुदाय की सूचना दे रहा है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला पद संख्या वाचक होता है। अगला है कर्मधारय समास, जिसमें समस्त पद के खंड विशेष्य विशेषण या उपमान उपमेय होते हैं उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाती है, तो जिस चीज से तुलना की जाती है उसको हम उपमान कह देते हैं। आपने देखा होगा कई बार सुंदरता की तुलना चांद से कर दी जाती है, तो चांद क्या है? उपमान है। और अगर किसी के मुख की तुलना की गई है तो मुख क्या है? उपमेय है। और इसी प्रकार से विशेष्य और विशेषण, विशेषण होता है किसी चीज की विशेषता को बताना, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। यहां पर एक उदाहरण भी दिए गए हैं, देखिए, चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख वाली। तो जो चंद्र है वो उपमान है, यानी चांद की तुलना, चांद से तुलना की गई, किसकी? मुख की गई है। तो मुख क्या है? उपमेय है। इसी प्रकार लाल मिर्च, यानी लाल है जो मिर्च, तो लाल क्या है?
लाल विशेषण है, विशेषता बता रही है। किसकी? विशेष्य की। विशेष्य क्या है? मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर जैसे चरण कमल, कमल रूपी चरण, यहां पर तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? चरण की तुलना की जा रही है। तो उपमान उपमेय का यहां पर इसमें बताया गया है, संबंध है, उपमेय उपमान का संबंध है। घनश्याम यानी घन के समान काला, काली टोपी यानी काली क्या है? विशेषता है, टोपी क्या है? विशेष्य है। तो काली है जो टोपी। शुभागमन, शुभ है जो आगमन या शुभ है जिसका आगमन। तो एक क्रमधारीय समास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि दोनों पदों के अंदर विशेष्य विशेषण या उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाता है। इसे हम क्रमधारय समास से कहते हैं। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और वो दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा पद के विशेषण होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मैंने बताया था, किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा, किसी में दोनों होते हैं, किसी में पहला पद संख्यावाचक होता है। और यहां क्या बताया जा रहा है कि कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं। उदाहरण के ध्यान देंगे, 10 आनन, 10 है आनन जिसके। तो एक 10 है, एक आनन है, इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर किसकी विशेषता बता रहे हैं? रावण की। रावण संज्ञा शब्द है, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। रावण किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है, एक दानव का नाम है। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, यानी भगवान शिव। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी भगवान विष्णु। षडानन यानी षट, यानी 6 हैं आनंद जिसके, यानी कार्तिकेय जी। तो आपने ध्यान रखना इसके अंदर कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं। और नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कौन सा पद प्रधान रहेगा? दूसरा पद प्रधान होगा और प्रथम पद के जो कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। आपने कारक चिन्ह के बारे में जरूर पता होगा। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस प्रकार के आपने जरूर याद किए होंगे कारक चिन्ह। तो इन कारक चिन्हों में से जो कर्ता कारक चिन्ह है और संबोधन है, इनको छोड़कर बाकी के जितने भी कारक चिन्ह 6, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भेद हैं, यानी कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदाय संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। और ये इनके कारक चिन्ह हैं। इन कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा, यानी आपादान तत्पुरुष समास में क्या है? ये से जो है कारक चिन्ह, इसका लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास में का के की जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, इनका लोप हो जाएगा। अधिकरण में या पर, इसका लोप हो जाएगा। तो इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास का प्रथम भेद, यानी कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। कर्ता ने, कर्म को। तो कर्म का जो कारक विभक्ति चिन्ह है को है, तो स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गत, ये इसका लोप हो गया। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, को का जो विभक्ति चिन्ह है कर्म का, उसका लोप हो जाता है। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह जो से है, द्वारा है, उसका लोप हो जाता है।
जैसे रेखांकित, रेखाओं से अंकित, इसका लोप हो जाता है। गुणहीन, गुणों से हीन, इसका लोप हो जाता है। यानी कर्म तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। कर्ण तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। इसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष समास, इस संप्रदान कारक में विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे बलि पशु, यानी बलि के लिए पशु, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। तो यहां इन दो के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान का कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से ये जुदाई वाला है, उसका लोप हो जाता है। जैसे धन से हीन, यानी धन से वो दूर चला जाता है, यानी धन उसके पास से दूर चला जाता है, जुदाई हो जाती है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहां ये से का जो अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के का लोप हो जाता है। यानी ये विभक्ति चिन्ह है का, की, के, ये क्या बताने वाले हैं? संबंध बताने वाले हैं, तो इनका लोप हो जाता है। जैसे विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, का लोप हो गया। कुलदीप, कुल का दीप, ये का लोप हो गया। का क्या है? विभक्ति चिन्ह है संबंध तत्पुरुष समास के। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। अधिकरण में पर, जैसे कि व्याकरण पटु, व्याकरण में पटु, पटु मतलब ज्ञानी। आप बीती, आप पर बीती, तो यहां पर में पर का लोप हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो आज हमने समास की परिभाषा, समास के भेद, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब